बीटीवी न्यूज के प्रस्तुत करता है पटेल प्लाईवुड डोर एंड हार्डवेयर, हरिमंगलम लॉन के सामने, गोंदिया रोड, बालाघाट। नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। शासकीय नर्सरी से ही हो रही है वृक्षों की कटाई। इमारती लकड़ियों सहित अन्य वृक्षों की हुई कटाई। नगर के वार्ड क्रमांक 33 में उपस्थित है 11 एकड़ में नर्सरी। वर्ष 2006 में नर्सरी हुई थी प्रारंभ, 2019 में हुई बंद। आज भी मौजूद हैं कई फलदार और इमारती वृक्ष। वृक्षों को सहेजने सामने आए वार्डवासी, कहा निजी हाथों में सौंप देना चाहिए नर्सरी। व्यापारियों के लिए चलाया गया टीकाकरण अभियान। 750 लोगों ने लगाया कोरोना से सुरक्षा का टीका। कैट के तत्वाधान में किया गया आयोजन। सहयोगी संस्थाओं के टीकाकरण अभियान में जुटे लोग। 7 और 9 जून को भी होगा टीकाकरण। रीवा से चल सकती है महाराष्ट्र एक्सप्रेस। कोल्हापुर से रीवा तक तय करेगी दूरी। रेलवे बोर्ड का जारी हुआ प्रस्तावित पत्र। रेल सेवा में जिलेवासियों को सौगात की उम्मीद। रेल सेवाओं को लेकर बालाघाट जिले को एक और सौगात मिल सकती है। वर्तमान में चल रही रीवा इतवारी स्पेशल ट्रेन को विराम देकर गोंदिया कोल्हापुर महाराष्ट्र एक्सप्रेस को प्रतिदिन चलाने का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड के पास पहुंचा है। अगर महाराष्ट्र एक्सप्रेस रीवा से प्रारंभ होगी तो बालाघाट जिले वासियों को यात्रा में काफी सहूलियत मिलेगी। कोरोना काल में रेल सेवाओं के पहिए जाम हुए, जो अब भी पूरी क्षमता के साथ नहीं चल पा रही हैं। हालांकि यात्रियों को राहत देते हुए रेलवे ने अलग अलग रूट पर स्पेशल ट्रेन चलाई है। बालाघाट जिले में भी रेल सेवा के तौर पर इन स्पेशल ट्रेनों का लाभ मिल रहा है, जिसमें गया से चेन्नई के बीच तथा रीवा से इतवारी एवं जबलपुर से चांदा फोर्ट के बीच ट्रेनों का परिचालन निर्धारित समय पर हो रहा है। ऐसे में अब रेल सेवा के विस्तार को लेकर रेलवे बोर्ड का प्रस्तावित पत्र सामने आया है, जिसमें गोंदिया से कोल्हापुर के बीच चलने वाली महाराष्ट्र एक्सप्रेस को रीवा से कोल्हापुर के बीच चलाने की मंशा जताई गई है। लेकिन वर्तमान में चल रही रीवा इतवारी स्पेशल ट्रेन को बंद कर महाराष्ट्र एक्सप्रेस को प्रतिदिन चलाया जाएगा। प्रस्तावित पत्र के अनुसार रीवा से चलकर जबलपुर के रास्ते महाराष्ट्र एक्सप्रेस सफर तय करेगी। अगर ऐसा होता है तो बालाघाट जिले को बड़ी रेल सुविधा मिलेगी। रेल बोर्ड के पास इस रूट की जो प्रस्तावित सारणी है, उसके अनुसार कोल्हापुर रीवा महाराष्ट्र एक्सप्रेस कोल्हापुर से दोपहर 2:45 पर प्रस्थान करेगी, जो पुणे नागपुर इतवारी होते हुए अगले दिन शाम 6 बजे गोंदिया तथा यहां से चलकर जबलपुर की ओर रवाना होगी। हालांकि प्रस्तावित पत्र में भंडारा, तुमसर, तिरोड़ा, बालाघाट और नैनपुर यह स्टॉपेज नहीं दर्शाया गया है। इस संबंध में रेलवे सलाहकार समिति के शैलेंद्र सेठी ने बताया कि रेलवे बोर्ड के पास ऐसे प्रस्ताव आते हैं। यह प्रस्ताव बालाघाट जिले के लिए महत्वपूर्ण है। अगर महाराष्ट्र एक्सप्रेस रीवा से चलेगी तो इसका लाभ जिले वासियों को होगा। साथ ही उन्होंने बालाघाट, तिरोड़ी, तुमसर इस रूट से सीधी रेल सेवा नागपुर, रायपुर के लिए प्रारंभ किए जाने, प्रस्ताव रखे जाने की बात कही है। रेल मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा गया है कि रीवा से इतवारी ट्रेन चलती है एवं गोंदिया से महाराष्ट्र कोल्हापुर एक्सप्रेस चलती है। उस दोनों ट्रेन को समायोजित कर उसको एक्सटेंशन देते हुए महाराष्ट्र एक्सप्रेस को सीधे रीवा तक बढ़ाया जाए। ये प्रस्ताव रेल मंत्रालय को गया है। अगर वो प्रस्ताव में यदि स्वीकृति मिल जाती है तो बालाघाट, नैनपुर, जबलपुर, कटनी, रीवा के जनता के लिए एक सीधी रेल सेवा प्रारंभ हो जाएगी, जिससे कि लोग शेगांव, कोपरगांव होते हुए शिरडी की यात्रा, पूना और कोल्हापुर की यात्रा सीधी करेंगे। किसके द्वारा प्रस्ताव भेजा गया था और कब भेजा गया था ये प्रस्ताव? ये तो लगातार मांगे चल रही थी। अब रेल मंत्रालय में लगातार प्रस्ताव जाते रहते हैं।
भैया वाराणसी को भी लेकर आपके द्वारा एक प्रस्ताव भेजा गया था, क्या था उस प्रस्ताव में? हमारा ये प्रस्ताव है कि हमारा जो नया रेलखंड बना है कटंगी से तिरोड़ी, और उक्त रेलखंड में विद्युतीकरण भी हो गया। बालाघाट से वाराणसी, कटंगी, तिरोड़ी और तिरोड़ी से तुमसर का भी विद्युतीकरण हो गया है। मेरे द्वारा पूर्व में प्रस्ताव दिया गया है कि यहाँ से सीधी नागपुर एवं रायपुर रेल सेवा प्रारंभ की जाए, एवं जबलपुर से नागपुर जो ट्रेन प्रारंभ की जाए वो वाया बालाघाट, वाराणसी, कटंगी, तिरोड़ी, तुमसर होते हुए नागपुर के लिए एक सीधी रेल सेवा प्रारंभ की जाए, एवं मंडला से भी नागपुर सीधी रेल सेवा प्रारंभ की जाए। जबलपुर से वाया नैनपुर, बालाघाट, गोंदिया होते हुए रायपुर की भी रेल सेवा प्रारंभ की जाए, जिससे कि यात्रियों को, बालाघाट जिले के यात्रियों को सीधी रेल सेवा प्रारंभ सुविधा मिलेगी, एवं यात्रा के लिए 146 किलोमीटर से लगभग दूरी भी कम होगी जबलपुर से रायपुर के बीच। भैया कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में कब तक लगता है ये चालू हो जाएगा जो आपने भेजे? मुझे संभावना लग रही है कि जुलाई में कुछ ट्रेनें दे सकते हैं एवं अगस्त में, पर हमारा ये है कि कम से कम रायपुर से, नागपुर से वाय तुमसर, तिरोड़ी, कटंगी, बालाघाट होते हुए जबलपुर एवं रायपुर एक सीधी रेल सेवा प्रारंभ सीधी रेल सेवा दी जाए। कोरोना से बचाव के लिए नियमों का पालन और वैक्सीनेशन ही एकमात्र विकल्प है, जिसको लेकर जिले के विभिन्न संगठन जिला प्रशासन के सहयोग से वैक्सीनेशन अभियान चला रही हैं। इसी कड़ी में 5 जून को नगर के सिंधु भवन में बृहद स्तर पर टीकाकरण अभियान चलाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में व्यापारियों सहित उनके परिजनों ने वैक्सीन लगवाई। बता दें कि कोफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट के तत्वाधान में ऑल इंडिया मोबाइल एसोसिएशन, बर्तन व्यापारी संघ, द बालाघाट कंज्यूमर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन FMCG और सुरक्षित व्यापार के सहयोग से जिले के व्यापारियों, परिवार के सदस्य और दुकान में काम करने वाले कर्मियों को कोरोना से बचाव के लिए 3 दिवसीय वृहद निःशुल्क वैक्सीनेशन का शुभारंभ 5 जून को नगर के सिंधु भवन में किया गया, जिसमें पहले ही दिन लगभग 750 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया, जिसमें व्यापारी, परिवार के सदस्य, कर्मियों और आम लोगों ने कोरोना से सुरक्षा का टीका लगाया। नगर के सिंधु भवन में वैक्सीनेशन अभियान का शुभारंभ अतिथि पूर्व मंत्री एवं विधायक गौरीशंकर बिसेन, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रमेश रंगलानी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज अध्यक्ष अभय सेठिया, सतपुड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज राजेंद्र अग्रवाल, कांग्रेस कमेटी कार्यकारी जिला अध्यक्ष राजा सोनी, वरिष्ठ पत्रकार अरविंद अग्निहोत्री, युवा नेत्री मौसम हरिनखेड़े, कैट प्रदेश पदाधिकारी सत्यनारायण अग्रवाल, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर परेश उपलब्ध, भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर, दिगंबर जैन समाज सहसचिव नितेश पिंटू जैन के आतिथ्य में किया गया। कैट जिला अध्यक्ष नितिन जैन ने बताया कि वर्तमान में कोरोना महामारी की लहर लगातार लोगों को प्रभावित कर रही है। यह अच्छी बात है कि बालाघाट जिले में शासन प्रशासन के सहयोग से कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे कम होती जा रही है, लेकिन कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, जिसके बचाव के लिए नियम 2 गज दूरी, मास्क और सैनिटाइजर के उपयोग के अलावा कोरोना वैक्सीन ही एकमात्र विकल्प है। चूंकि कोरोना की दूसरी लहर में हमने कई व्यापारियों को खो दिया है, जिनकी क्षति अपूरणीय है, किंतु फिर कोई व्यापारी, परिवार के सदस्य और कर्मी व्यापार के दौरान इस महामारी का शिकार न बने और वह सुरक्षित रहें, इसके लिए व्यापारिक संगठन और जिला प्रशासन के सहयोग से 3 दिवसीय वृहद निःशुल्क वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। बालाघाट मोबाइल रिटेल एसोसिएशन एमरा से सहयोग मिला, बर्तन व्यापारी संघ से सहयोग मिला, FMCG व्यापार उनके इंडस्ट्री से सहयोग मिला। इसके अलावा दूसरी व्यापारिक संस्थाएं भी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, सुरक्षित व्यापार, सतपुड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स और बालाघाट मोबाइल एंड चैम्बर्स, इन्होंने भी सहयोग दिया। और इस आयोजन में व्यापारियों के लिए एक वैक्सीनेशन का आयोजन किया। ये 3 दिवसीय आयोजन है, 5, 7 और 9। हमको अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। हम व्यक्तिगत लोगों तक पहुंच बनाए, उनको मैसेज के माध्यम से हमने खबर पहुंचाई, व्यक्तिगत पहुंचे। लगभग हमको 700 का लक्ष्य है, चूँकि हमारा वैक्सीन ही 700 अवेलेबल है। व्यापारिक प्रतिष्ठानों में कई कर्मचारी काम करते हैं, उन कर्मचारियों को मोबिलाइज कर रहे हैं आप वैक्सीनेशन? सर, हम प्रोत्साहित कर रहे हैं जाकर के दुकान पर कि आप स्वयं भी लगवाएं, अपने परिवार को भी सुरक्षित करें, और साथ में अधीनस्थ कर्मचारी जैसे आपके नौकर है या फिर से ड्राइवर है या हमाल है, इनको भी हम प्रोत्साहित कर रहे हैं कि और वैक्सीनेट करवाएं। यदि वो वैक्सीनेट होते हैं तो नेचुरली कोविड से बचाव हो सकता है। सुरक्षित व्यापार के पदाधिकारी यज्ञेश लालू चावड़ा ने बताया कि आज कैट, बर्तन व्यापारी, एमरा, सुरक्षित व्यापार और FMCG के संयुक्त तत्वाधान में वैक्सीनेशन का आयोजन किया जा रहा है।
व्यापारी सुरक्षित रहे और उसका स्टाफ सुरक्षित रहे और आमजनों तक वैक्सीनेशन को लेकर दिख रही भ्रांतियां दूर हों, इसको लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। फोन में बर्तन व्यापारी, कैट, सुरक्षित व्यापार, एमरा और एफएमसीजी इन संगठनों द्वारा, व्यापारिक संगठनों द्वारा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम किया गया है। क्योंकि देखा गया कि बहुत दिन से लॉकडाउन था, उसके बाद ये देखा गया कि व्यापार खुल रहा है। व्यापार खुलने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका व्यापारियों की रहती है। तो हम चाहते हैं कि समस्त व्यापारी और उनका स्टाफ वैक्सीनेटेड हो जाए, जिससे आने वाला ग्राहक उसको ये पता चल सके, उसको ये मालूम रह सके कि वैक्सीनेशन की क्या वैल्यू है। क्योंकि बहुत जगह देखा जा रहा है वैक्सीनेशन को लेकर बहुत तरह के भ्रम है। हम उसको भी बहुत दूर करना चाहते हैं कि इस टाइप की किसी प्रकार की कोई भ्रम की बात ही नहीं है। यहाँ जितने लोग खड़े हैं सबने वैक्सीनेशन किया है और हम समस्त व्यापारी ये जिले से और पूरे देश से ये चाहते हैं कि जितना अधिक से अधिक लोग अपना वैक्सीनेशन करा सके, करवा लें। यही एक उपाय है कोविड से छुटकारा पाने के लिए। बर्तन एसोसिएशन के पदाधिकारी सचिन जवाहरानी ने बताया कि समस्त व्यापारियों के लिए आगामी 7 एवं 9 जून को भी वैक्सीनेशन कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसमें जिले के सभी व्यापारियों, परिवार के सदस्य और कर्मियों का टीकाकरण किया जाएगा। आज हम लोग ने व्यापारियों ने समस्त बालाघाट जिले के व्यापारियों ने मिलकर एक व्यापारियों के लिए सिंधु भवन में कैंप लगवाया है, जिसके तहत जितने भी व्यापारी हैं बालाघाट जिले के सब सुरक्षित व्यापार कर सकें और उनके ग्राहकों को भी बालाघाट जिले को हम सुरक्षित बना सकें। इसके तहत 5, 7, 9 3 तारीखों को सिंधु भवन में कैंप लगा हुआ है, जिसमें मैं आपके माध्यम से सारी जिले की जनता से अपील करता हूँ कि अधिक से अधिक जन आके यहाँ पे सिंधु भवन में वैक्सीनेट हो। दी बालाघाट कंज्यूमर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन अध्यक्ष विजय कुमार वाधवानी ने कहा कि आज समस्त संगठनों ने मिलकर यह वैक्सीनेशन कार्यक्रम रखा है। हमारा उद्देश्य सभी व्यापारियों, उनके परिवार सहित समस्त कार्यरत कर्मचारियों का वैक्सीनेशन करना है, ताकि हम सभी कोरोना से बच सकें और अन्य लोगों को भी बचा सकें। और सहयोगी संगठनों से मिलकर के ये वैक्सीन का कार्यक्रम रखा है। इसमें हम चाहते हैं कि हमारे व्यापारी, उनके परिवार एवं उनके जो स्टाफ मेंबर हैं, उनका और उनका परिवार सभी को सुरक्षित करना हमारा लक्ष्य है, ताकि इस महामारी से हम लोग मुक्त हो सकें। हमारा ये मैसेज है कि हमारे सभी डिस्ट्रीब्यूटर भाई और उनका परिवार और हमारे सारे स्टाफ मेंबर, जितने भी एजेंसी के कार्यकर्ता हैं, एजेंसी वाले हैं, और जितने हमारे रिटेलर भाई हैं, किराना दुकान वाले, उनसे भी हमारा निवेदन है कि हमारा 3 दिन का शिविर ये प्रारंभ किया गया है वैक्सीनेशन का। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर के इसमें और इस दौरान सहयोगी संस्था ऑल इंडिया मोबाइल रिटेल एसोसिएशन से श्रीकांत गज के, बर्तन एसोसिएशन कार्यकारिणी अध्यक्ष सौरभ कसार, दी बालाघाट कंज्यूमर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन अध्यक्ष विजय कुमार वाधवानी, सुरक्षित व्यापार संयोजक दिलीप कार्डा, यज्ञेश लालू छाबड़ा, खुशहाल बोहरा, हेमंत पगारिया, सैंडी नैनवानी, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन जिलाध्यक्ष सुरेश सोनी, विपिन कसार, समीर कसार, अंकेश सिकंदरपुर, सचिन जवाहरानी, बसंत चौबे, अशोक वाधवानी, सुमित मंगलानी, विशाल मंगलानी, प्रसन्न कांकरिया, रमेश चतुर्मोता सहित अन्य व्यापारी साथी उपस्थित थे। टीकाकरण को लेकर बालाघाट जिला प्रदेश में बेहतर कार्य कर रहा है, स्वास्थ्य विभाग का यह दावा है, लेकिन अब भी ग्रामीण अंचलों में टीकाकरण को लेकर भ्रांतियां बनी हुई हैं। इसी बीच जिला स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य है कि जिले के शहरी क्षेत्रों में 100% टीकाकरण किए जाने की दिशा में कार्य हो रहा है। टीकाकरण की प्रगति को लेकर जिला टीकाकरण अधिकारी परेश उपलब्ध से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि टीकाकरण में बालाघाट जिले की स्थिति राज्य में अच्छी है, लगातार वैक्सीनेशन चल रहा है और प्रतिसाद मिल रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश स्तर पर टारगेट के आधार पर रैंकिंग तय होती है, जिसमें एक दिन पूर्व ही बालाघाट जिले ने प्रदेश में 3रा नंबर हासिल किया था, जिसमें जिले का प्रतिशत 188 रहा था। उन्होंने कहा कि जिले के शहरी क्षेत्रों में वैक्सीनेशन तेज किया जा रहा है और शहरी आमजन के साथ ही व्यापारियों एवं उनके परिवारों द्वारा उत्साह दिखाया जा रहा है। जिले के शहरी क्षेत्रों में 100% टीकाकरण को लेकर लक्ष्य रखा गया है। इसके उपरांत ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण को लेकर तैयारियां तेज की जाएंगी। टीकाकरण की यदि हम बात करें तो राज्य स्तर पर जो बालाघाट जिले की स्थिति है काफ़ी उत्तम है और हमारा प्रयास है कि हम इससे और अधिक मात्रा में यहाँ का वैक्सीनेशन जो परसेंटेज है उसको बढ़ा पाए। रैंकिंग की अगर बात करेंगे तो किस रैंकिंग पर है बालाघाट? नहीं, रैंकिंग तो ऐसा है कि रोज़ जो हमारा टारगेट फिक्स होता है उस आधार पे डेली नाइट में एक रैंकिंग दी जाती है अचीवमेंट के हिसाब से।
जिसमें हम जैसे परसों की रैंकिंग की बात करें तो हम स्टेट में हमारा जो टारगेट था उससे अटेंडेंस में हमने 188% किया है, तो हम थर्ड इस पे थे परसों की हम बात करें तो। वैक्सीन के अगर स्टाफ की बात करेंगे तो कितना स्टाफ अभी हमारे पास है बालाघाट में, खास करके क्योंकि शहरी क्षेत्रों में तो पर डे वैक्सीनेशन हो रहा है। नहीं, हमने में खास करके बहुत अभी हमारा ये प्रयास है कि हम जितना वैक्सीनेशन है पहले हमारे जो शहरी क्षेत्र है, चाहे वो बालाघाट हो, वाराणसी हो, जो भी अर्बन है, उससे हम पहले पूर्ण तड़े तवल तड़े, क्योंकि व्यापार जो होता है या जो लोकतंत्र मूवमेंट होता है वो शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा होता है। यदि शहरी क्षेत्र का वैक्सीनेशन हमारा 100% रहता तो निश्चित ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना फैलने का चांस कम रहता, और इसलिए हमने अभी जितना भी हमारा प्रयास है वो शहरी क्षेत्र में ही वैक्सीन ज़्यादा दे रहे, और शहरी क्षेत्र तो ही हमारा द्वारा 100% करने का लक्ष्य रहता है। देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी टीकाकरण को लेकर कई तरह की भ्रांतियां हैं जो कम ही नहीं हो रही हैं और टीकाकरण लक्ष्य के अनुरूप नहीं हो पा रहा है। जिला स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि एक बार शहरी क्षेत्र में 100% टीकाकरण कर लिया जाए, इसके बाद युद्ध स्तर पर ग्रामीण अंचलों में टीकाकरण प्रारंभ कर दिया जाएगा। बालाघाट नगर को ग्रीन बालाघाट क्लीन बालाघाट बनाने के संकल्प के साथ नगर पालिका परिषद द्वारा आज पर्यावरण दिवस पर स्थानीय नवीन कन्याशाला बूढ़ी स्थित परिसर में पीपल, बरगद, जामुन व बादाम के पौधों का वृक्षारोपण कर अभियान की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में विधायक गौरीशंकर बिसेन, कलेक्टर दीपक आर्य, समाजसेवी किरण भाई त्रिवेदी, मौसम हरिनखेड़े, सत्यनारायण अग्रवाल, सुरजीत सिंह व स्कूल शिक्षकों की उपस्थिति रही। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के विशेष अवसर पर वृक्षारोपण कार्य की शुरुआत की गई, जिसमें आगामी दिनों में प्रकृति को स्वच्छ एवं प्रदूषण रहित बनाने का संदेश देने के साथ ही शहर को ग्रीन व क्लीन बनाने हेतु नगर पालिका परिषद द्वारा जनसहयोग व सभी सामाजिक, धार्मिक व स्वयंसेवी संगठनों को जोड़कर वृहद स्तर पर नगर में वृक्षारोपण किया जाएगा। इस दौरान विधायक गौरीशंकर बिसेन ने इस अवसर पर सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रकृति एक मां की तरह बिना कुछ मांगे ही हमारी सभी जरूरतों का पूरा ख्याल रखती है, हमारा पालन पोषण करती है। एक तरीके से प्रकृति हमारी जीवनदायिनी है, जो न सिर्फ हमें अपने आंचल में समेटकर हमें भोजन, पानी, शुद्ध हवा देती है, बल्कि मुफ्त में ढेर सारे संसाधन उपलब्ध करवाती है। मनुष्य का जीवन पूरी तरह प्रकृति पर ही निर्भर है। पर्यावरण असंतुलन आज विश्व की सबसे गंभीर समस्या है। पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन हम सभी की प्राथमिकता भी होनी चाहिए। आज से वृक्षारोपण के अभियान का श्री गणेश का हम कर रहे हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के आह्वान पर प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी आज 5 तारीख से वृक्षारोपण का श्री गणेश किया गया। यहाँ पर एक बड़ का, एक पीपल का, एक जामुन का पौधा का रोपण किया और एक अन्य प्रजाति का। जैसे रेंज आएंगे तो पूरे बालाघाट नगर पालिका क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण लगाएंगे और उनकी सुरक्षा की भी व्यवस्था करेंगे। हम सब ने देखा है कि इस समय में जो कोविड-19 हमारे सामने आया और उसमें सबने महसूस किया कि कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का जीवन के लिए सर्वाधिक संबंध है। ऑक्सीजन बिना जीवन ही शून्य है। अब ये जो बड़ के पौधे हैं, पीपल का पौधा है, ऐसे अनेक प्रजाति हैं जो 24 घंटे ऑक्सीजन ही डिस्चार्ज करती हैं। इसलिए पुराने समय में लोग पीपल के झाड़ के नीचे रात में सोया करते थे और इसलिए जहाँ पर पर्याप्त स्थान है उन स्थानों पर प्राथमिकता पे ऐसे छायादार और ऑक्सीजन को डिस्चार्ज करने वाले, ऑक्सीजन देने वाले पौधे का रोपण करना ही हमारी प्राथमिकता रहेगी। इसलिए हमें पेड़ पौधे लगाने और अपनी धरती को हरा भरा रखने, संरक्षण करने के साथ ही बिजली की बचत करने, जल संरक्षण करने, भोजन की बर्बादी रोकने, वाहनों के प्रयोग में कमी व गति को कम रखकर वाहन चलाने का संकल्प करें, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन कम होगा और पर्यावरण दूषित होने से बचेगा, हवा शुद्ध होगी। इसलिए पेड़ लगाना, प्रदूषण को नियंत्रित करना एवं पर्यावरण का संरक्षण करना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। साथ ही हम पौधारोपण कर उसके पालन पोषण की जिम्मेदारी स्वमेव लें, यह पुनित कार्य सभी को करना चाहिए। समाजसेवी किरण भाई त्रिवेदी ने इस अवसर पर प्रेरित होकर पर्यावरण दिवस पर 1000 पौधरोपण करने का संकल्प लिया, जिन पौधों की सुरक्षा, पालन पोषण की संपूर्ण जिम्मेदारी AP त्रिवेदी एंड सन्स ने ली है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और बहुत ही आज मैं भाव से
सुन के खुद प्रेरित हुआ हूँ और मैंने ये निश्चय किया है कि 1000 वृक्ष मैं भी लगाऊंगा। और सारे वृक्ष जैसा कि जिला जानता है कि इस वक्त विश्व पर्यावरण दिवस का हमको पिछले वक्त का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हो गया है AP त्रिवेदी संस को। हम आगे भी प्रयास करेंगे कि ये फिर से हम पुनः ये इनाम प्राप्त करें। और भाऊ ने जैसा बताया है कि वृक्ष लगाने से ऑक्सीजन की मात्रा मिलती है, तो हम को यदि पीपल, बरगद ये झाड़ मिल जाने से हम यही झाड़ बहुतायत में लगाएंगे और मैक्सिमम सुरजीत भैया अरेंज कर दें तो पूरे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बालाघाट जिला में सब झाड़ लगा देंगे। विश्व पर्यावरण दिवस, जिसका आज हम सभी महत्व समझ रहे हैं, प्रकृति का स्वभाव चयन पर निर्धारित है और मनुष्य ने जिस प्रकार से प्रकृति का विनाश किया है, आज प्रकृति स्वतः ही विनाश के लिए तैयार हो रही है। अतः इस बात को समझना अत्यंत आवश्यक है और प्रकृति को बचाना हमारा कर्तव्य ही नहीं, हमारा दायित्व भी है। पर्यावरण की चिंता में जिले की कई सामाजिक संस्थाएं कई वर्षों से प्रयास कर रही हैं कि कैसे पर्यावरण को मानव जीवन के अनुकूल बनाया जाए। आज जंगलों को बड़ा नुकसान हुआ है और वायु प्रदूषण बढ़ा है। पर्यावरण प्रेमी अभय कोचर ने चर्चा में बताया कि पर्यावरण दिवस एक दिन के लिए सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि हर दिन पर्यावरण की चिंता होनी चाहिए और पेड़ लगाए जाने चाहिए। उन्होंने बताया कि पेड़ लगाना आसान है, लेकिन उसका संरक्षण बेहद कठिन है। उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा कि जिस प्रकार एक माँ बच्चे की देखभाल करती है, उसी प्रकार हमें पेड़ों को सुरक्षा देनी होगी। चर्चा में बताया गया कि आज प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा है, जो धरती की उर्वरकता को कम करता है और उपजाऊ जमीन को बंजर बना रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसी मानसिकता है कि हम एक जगह के पेड़ काटकर दूसरी जगह लगाएंगे, लेकिन ऐसी प्रक्रिया में 50 से 100 वर्ष लगेंगे। इसके बीच के रिक्त हुए समयकाल की पूर्ति नहीं होगी। उन्होंने पेड़ और पर्यावरण की रक्षा के लिए कड़े कानून बनाने पर जोर देते हुए पर्यावरण संरक्षण को हर व्यक्ति को अपने जीवन में उतारना होगा। यह संघर्ष सभी को मिलकर करना होगा। देखिए, मैं समझता हूँ जैसे एक माँ अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, उससे 100 गुना अधिक कठिन काम है एक पौधे को बड़ा करना। जिसने यह कर लिया तो समझ लीजिए उसने 10 बच्चों की परवरिश कर ली। पेड़ को, पौधे को पेड़ बनाना, मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा कठिन कोई काम नहीं है। आज कुछ अखबारों ने इसकी हकीकत भी छापी है कि करोड़ों में पैसा हुआ। जैसे अभी बोलते हैं ना कि एक जगह के हम वृक्ष काटेंगे और दूसरी जगह लगा लेंगे। आप जब 200 साल पुराने पेड़ काटोगे और आज वहाँ पे लगाओगे, तो निश्चित तौर पर यदि वो 200 साल उसको ग्रोथ करने लगेगा, तो आपकी जो 200 साल बाद पीढ़ी आएगी वही उसका उपयोग कर पाएगी। तो आज जो इन 200 सालों के बीच की जो लोग रहेंगे, आम जनता रहेगी, पब्लिक जो रहेगी, ये क्या करेगी? आपने इधर पेड़ काटे, उधर बोल रहे हैं कि 200 साल का जब पेड़ काट रहे हो और उधर बोल रहे हैं कि हम तुरंत डेवलप कर लेंगे। तो पौधा तो पेड़ जितनी ऑक्सीजन नहीं दे सकता, उसमें उतनी जीवितता नहीं हो सकती। एक पौधे में कोई पक्षी अपना घोंसला नहीं बना सकता। जब उसको पेड़ बनने में 50 और 100 वर्ष लगेंगे, तो ये 50 और 100 वर्ष के गैप को कौन पूरा करेगा? तो जिस तरह की दलीलें आजकल दी जाती है शासन प्रशासन द्वारा, विभागों द्वारा, अन्य, मैं समझता हूँ सभी तथ्यहीन हैं। वर्तमान का फ़ायदा देख करके ये दलीलें दी जाती है, जिसका ज़मीन पे कोई लेना देना नहीं है। हमने अपने भारत का बहुत बड़ा हिस्सा, हमने अपने बालाघाट का बहुत बड़ा हिस्सा जो पेड़ों से आच्छादित था, उसको खो चुके हैं। तो अब अगर इस ओर अगर हमने कदम नहीं बढ़ाए, और केवल एक या दो आदमी के संघर्ष करने के लिए नहीं होगा, इसको हर आदमी को अपने जीवन में लाना पड़ेगा। अभी आप देखेंगे शहर में, जो हमारा बालाघाट शहर है, अभी कई समारोह के वीडियो आते हैं जिसमें ड्रोन कैमरे से शूटिंग की जाती है। तो आप देखेंगे किसी ज़माने में इतने सारे पीपल के, बरगद के पेड़ बीच शहर में हुआ करते थे, आज पूरे गायब होते जा रहे हैं। यानी पेड़ों का शहर से भी गायब होते जा रहे हैं। शहरों में अब पक्षी देखने नहीं मिलते। जो हम पहले 40-50 कदम सुन करके कुछ पक्षियों को आसानी से देख लेते थे, अब वो पक्षियों को देखने के लिए हमें 1-2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। इसका मतलब हमने प्रकृति को अपने से 2 किलोमीटर दूर कर दिया है। और अगर अभी हम जागरूक नहीं हुए तो ये दूरियां बढ़ते रहेगी। तो
तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।